दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं सीधे कहानी पर। सबा कुछ देर तक चुप रही और फिर बोली, वैसे देखा जाए तो हम तीनों के पास पेयर आया था और हम तीनों ही जीते हुए माने जाएंगे। उसका मतलब समझकर शशांक तपाक से बोला, हाँ तो ठीक है ना, आप तीनों ही जीते हुए माने जाओगे। तुम तीनों एक एक करके अपनी अपनी विश बोलो। सुमन और डिम्पल ने मुस्कुराते हुए सबा को देखा और उसे आंखों ही आंखों में थैंक्स कहा। सबा बोली, सुमन भाभी आप ही शुरू करिए ना। उसे शायद थोड़ी झिझक सी हो रही थी। सुमन ने भी मना नहीं किया, वो तो इस मौके पर झपट ही पड़ी और बोली, मैं चाहती हूँ कि गुरपाल जी मुझे ऊपर से नीचे तक कुत्ते की तरह चाटे। चाटना तो सिर्फ कहने की बात थी, असल में उसका मतलब तो कुछ और ही था। डिम्पल का दिल धक्का से रह गया। आज उसे अपने पति को किसी और के साथ शेयर करना था। ये उसके लिए किसी बड़े धक्के से कम नहीं था, लेकिन वो भी तो किसी और के साथ मजे लेगी। ये सोचकर उसने अपनी दिल को थोड़ी तसल्ली दी। गुरपाल ने डिम्पल की तरफ देखा और सबा ने आंखों ही आंखों में उसे इशारा करके सुमन के पास जाने की इजाजत दे दी। अब सबा का नंबर था, आखिरकार वो जीती हुई थी। सबसे आखिर में मौका लेकर वो बचा हुआ माल नहीं लेना चाहती थी। और वैसे भी अब चॉइस तो 100 थी। सामने राहुल और शशांक ही बचे थे। अपने पति से तो वो मजे ले ही चुकी थी और अब वो बाहर का मजा लेना चाहती थी। उसने शशांक की तरफ देखते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि राहुल के बॉस यानी शशांक जी भी डॉग बन जाए और गुरपाल जी की तरह चाटना शुरू करें। अपनी पत्नी के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर राहुल की आंखें भी फैल गई। आज उसकी बीवी उसके बॉस के साथ परफॉर्म करेगी और उसे वो कुत्ता बनकर सेवा करने के लिए बोल रही थी। कहीं शशांक को सबा का ये रवैया बुरा लग गया तो उसकी नौकरी पर मुसीबत आ जाएगी। लेकिन शशांक तो सच में कुत्ता बन गया, क्योंकि सबा की बात पूरी होते ही शशांक अपने घुटनों और हाथों के बल चलता हुआ, भौ भौ की आवाज करता हुआ किसी कुत्ते की तरह सबा के पास आया और उसके पैरों को चाटने लगा। ये देखकर सभी की हंसी निकल गई और आखिर में डिम्पल के हिस्से में आया राहुल। और डिम्पल को अगर पहला मौका भी मिलता तब भी वो राहुल का ही नाम लेती, इसलिए वो राहुल के पास खुद ही चल दी और सीधा जाकर उसकी गोद में बैठ गई और बोली, और मैं चाहती हूँ कि राहुल नन्हे बच्चे की तरह मुझसे खेले। राहुल ने उन्हें दबोचकर निचोड़ डाला और डिम्पल उसके इस हमले से किसी घायल शेरनी की तरह चीख पड़ी। राहुल ने जब ये किया तो उसकी नजरें सबा से जा मिली, जो बड़े ही गौर से उन दोनों को देख रही थी। लेकिन उन्हें देखते देखते अचानक उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई, क्योंकि कुत्ते की तरह उसके पैर चाटने के बाद शशांक ने अपनी गर्म जीभ से सबा पर हमला बोल दिया था। अब वहाँ एक प्रचंड युद्ध सा माहौल बन गया था। 6 योद्धा एक दूसरे से जोरदार द्वंद्व कर रहे थे, जिसको जैसे मजा आ रहा था। एक दूसरे से बेपरवाह होकर बस लगे हुए थे और मनमानी किए जा रहे थे। आधे घंटे तक धक्कापेल रेलिम्पेल के बाद भावनाओं का ज्वार भाटा सुनामी की धार के साथ शांत हुआ। पर शशांक के वो आखिरी शब्द सुनकर सबके कान खड़े हो गए थे। शशांक कह रहा था, कितने महीनों का सपना आज पूरा हुआ है। तेरी तिजोरी में अपना माल रखने का, ले मेरी रानी मेरा माल रख। राहुल भी अपने बॉस को इतनी चीप भाषा का इस्तेमाल करते देखकर हैरान था। अंदर से जानता तो वो शुरू से ही था कि उसकी बीवी को सभी लोग दूसरी नजरों से देखते हैं, पर आज शशांक के मुंह से ये बात उजागर होती देखकर उसे सब समझ में आ गया कि सबा के लिए ही उसके बॉस ने ये सारा जाल बिछाया था। लेकिन अब तो कुछ हो नहीं सकता था। वैसे भी वो और सबा इस जाल में फंसकर काफी खुश थे और शायद आगे भी ऐसे ही फंसकर रहना चाहते थे। करीब आधे घंटे तक ऐसे ही पड़े रहने के बाद सभी उठे। सभी के चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे और वो एक अलग ही खुशी में डूबकर चमक भी रहे थे। और साथ ही सबकी आंखों में एक प्रश्न भी था कि ऐसी महफिल फिर कब लगेगी। शशांक ने उनकी आंखों और मन की बात पढ़ ली थी शायद, इसलिए वो बोला, आज की रात मुझे हमेशा याद रहेगी और शायद आप सभी को भी। और आप सभी ने चाहा तो ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। पार्टनर्स बदल बदल कर हम सभी ये मजा लगभग रोज ले सकते हैं। सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर अपना सिर हिलाकर सहमति जताई। शशांक और सुमन ये देखकर खुश हो गए कि उनकी मेहनत सफल हुई। उनके ग्रुप का निर्माण हो चुका था। शशांक, कल हम सभी आराम करेंगे, परसों दिवाली है, इसलिए सभी लोग अपना अपना काम निपटा कर यहाँ मेरे घर करीब 11 बजे पहुँच जाना। फिर हम एक बार फिर से ये 3 पत्ती गेम खेलेंगे। सभी खुश हो गए। तभी गुरपाल बोला, यार शशांक,
हम तीनों के अलावा कपूर साहब और गुप्ता जी भी तो है, वो भी तो आएंगे, उनके सामने ये सब कैसे हो पाएगा। शशांक ने सुमन की तरफ शरारती नजरों से देखा और बोला, ये काम तुम मुझ पर और सुमन पर छोड़ दो, और आप सब भी मेरे अनुसार चलना, फिर देखना कैसे वो लोग भी अपने अपने पार्टनर्स के साथ इस खेल में शामिल हो जाएंगे। अब बस आप दिवाली के दिन होने वाले खेल की तैयारी करो, उस दिन धमाका होगा, एक ऐसा धमाका जो सभी में आग लगा देगा। शशांक की बात सुनकर सभी हंस पड़े और फिर रात के करीब 3 बजे सब अपने घर चले गए। अब सभी को इंतजार था तो बस दिवाली के दिन का, दिवाली के जुए का, और दिवाली का दिन भी आ गया। शाम को राहुल और सबा कपड़े पहनकर तैयार हो गए और एक एक करके उन्होंने सभी के घर जाकर उन्हें मिठाई दी और वो लोग भी उन्हें मिठाई देकर गए। सभी ने अपने अपने घर पर पूजा की और बाहर निकलकर सबके साथ मिलकर बम पटाखे भी जलाए। पर ये तो वो काम थे जो हर दिवाली पर हुआ करते हैं। आज तो सभी को इंतजार था उस पल का जब जुए के साथ साथ वो वाला खेल भी होने वाला था। राहुल और सबा सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे। राहुल तो सुमन और डिम्पल के बाद अब मिसेस कपूर और मिसेस गुप्ता के बारे में सोच रहा था। दोनों ही मस्त माल थे। अगर वो मान गए तो आज की रात और आने वाले दिनों में हर रात जानदार और शानदार बन सकती थी, और उन्हें तो मानना ही था। आखिर शशांक ने योजना ही इस तरह की बनाई थी। रात को सभी शशांक के घर पहुंच गए। उसके दिए गए निर्देश अनुसार कपड़े पहनकर राहुल और सबा जब शशांक के घर पहुंचे तो वहां कपूर साहब अपनी वाइफ के साथ पहले से ही मौजूद थे। सुमन ने भी साड़ी पहनी हुई थी और उसके ब्लाउज का गला तो इतना गहरा था कि देखकर कपूर साहब का ध्यान बार बार उसी तरफ जा रहा था। कपूर साहब की तो समझ में नहीं आ रहा था कि आज इन दोनों को हुआ क्या है, ऐसे कपड़े पहने हुए हैं और वो भी त्योहार के दिन। बेचारे कपूर साहब ये नहीं जानते थे कि अगर कल रात वो अगर उनके ग्रुप में होते तो इन कपड़ों के बिना भी वो उन्हें देख चुके होते। उनकी मिसेस नीरू तो प्रॉपर पंजाबी सूट पहनकर आई हुई थी। भले ही वो काफी महंगा सूट था पर उनके शरीर को पूरी तरह से ढका हुआ था। वो थोड़ी देर में सरदार जी और डिम्पल के साथ गुप्ता जी भी अपनी बीबी काजल को लेकर पहुंच गए। एक तरफ गुप्ता जी की बीबी काजल थी जो भारी साड़ी को संभाले चली आ रही थी, और दूसरी तरफ डिम्पल सरदारनी थी जिसने सिर्फ साटन के कपड़े की लुंगी और ऊपर शॉर्ट कुर्ती पहनी हुई थी। कपूर की तरह गुप्ता जी भी वहां के जलवे देखकर हैरान रह गए। वैसे तो दोनों ही अंदर खुश हो रहे थे कि उनकी सोसाइटी की ये भाभियां उन्हें अपना जलवा दिखा रही है, पर अंदर ही अंदर उन दोनों को अपनी अपनी बीबियों का डर भी सता रहा था कि कहीं उन्होंने ऐसा करते हुए देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। पर उनकी बीबियों के पास इतना वक्त ही कहाँ था कि वो अपने पतियों के ऊपर नजर रखे। नीरू और काजल दोनों ही अपनी सहेलियों के ऐसे कपड़े देखकर सड़ रही थी। खासकर त्योहार पर तो उन्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और अगर ऐसा करना ही था तो उन्हें क्यों नहीं बताया, वो भी ऐसे कपड़े पहनकर आ जाती। अब मन ही मन वो दोनों सबसे जल रही थी, और ये जलन जल्द ही उन्हें करीब ले आई और दोनों ने आपस में कुछ बात की और फिर अपने अपने पतियों के पास जाकर बोली कि जब बाकी सभी ऐसे कपड़ों में बैठी है तो वो क्यों संस्कारी बनकर घूम रही है, वो भी घर जाकर कपड़े बदल कर आएंगी। कपूर और गुप्ता तो अपनी बीबियों के चमचे थे, उन्होंने एक ही बार में उन्हें जाने की इजाजत दे डाली। उन सभी की हर बात पर शशांक नजर रख रहा था। उसकी योजना सफल हो गई थी। वो जानता था कि औरतों में एक दूसरे से ज्यादा मस्त दिखने की होड़ हमेशा से होती है, और यही होड़ अब आगे का सारा काम अपने आप करवाएगी। लेकिन इस बीच उनके पतियों को भी तो संभालना था। कपूर के बारे में तो शशांक जानता था कि वो आसानी से मान जाएगा। प्रॉब्लम थी तो गुप्ता की। वो पहले भी इस तरह के सुझाव को मना कर चुका था, इसलिए शशांक अपनी तरफ से हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहता था, और इसके लिए उसने अपनी बीवी को पहले से ही समझा कर रख दिया था। अपने पति की इस प्लानिंग में तो उसे और भी मजा मिलने वाला था, इसलिए मिसेस कपूर और मिसेस गुप्ता के जाते ही वो अपने काम पर लग गई। राहुल और सबा शशांक के साथ बैठे थे और दूसरी तरफ गुप्ता और कपूर गुरपाल के साथ में डिम्पल भी थी जो अपने जलवे दिखा रही थी। उसके पति गुरपाल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फर्क पड़ रहा था तो सिर्फ कपूर और गुप्ता को, जिन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी गोरी और सुडोल पिंडलियां देखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सफेद मक्खन की बनी है वो। कपूर का बस चलता तो कुत्ता बनकर उसके कदमों में बैठ जाता और अपनी गीली जीभ से ऊपर से नीचे तक चाट लेता। शशांक ने सबके लिए पैक बनाए और सुमन को बर्फ लाने के लिए कहा।
सुमन आइस बॉक्स लेकर आई और पहले की तरह झुककर सभी के ग्लास में बर्फ डालने लगी। कपूर साहब का तो हाथ कांप गया जब उन्होंने इतने करीब से एक बार फिर देखा। सुमन ने जानकर कपूर की पैंट पर पानी गिरा दिया और फिर सॉरी कहते हुए अपने हाथ से साफ करने लगी। कपूर तो पागल सा हो गया सुमन की इस हरकत से। उसने चारों तरफ देखा तो सभी अपने में मस्त थे, किसी का भी ध्यान उनकी तरफ नहीं था। सिर्फ एक आदमी था जो सुमन की इस हरकत को देखकर सदमे में चला गया, और वो था गुप्ता। गुप्ता जी तो ये सोचकर परेशान हुए जा रहे थे कि ये हुआ क्या है, और अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि काश ये हादसा उनके साथ हुआ होता। सुमन बोली, सॉरी कपूर साहब, आपकी पेंट खराब हो गई, आप अंदर चलिए, वहाँ टॉवल है। उसे भला क्या प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए खुद ही उठकर अंदर चल दिया। सुमन भी शशांक की तरफ देखकर हंसती हुई अंदर चल दी अपना शिकार करने। अंदर जाकर कपूर साहब सीधा बाथरूम में गए और शीशे में अपना चेहरा देखकर हंस दिए। वो पूरा लाल हुआ पड़ा था। उत्तेजना के मारे उनके चेहरे की रंगत ही बदल चुकी थी। वो सोच ही रहे थे कि अपने ही घर में अपने पति के सामने ही सुमन भाभी ने वो हरकत क्यों की। वो ये सोच ही रहा था कि बाथरूम में सुमन आ गई। वो एक बार फिर से घबरा गया। सुमन बड़ी ही मस्त आवाज में बोली, क्या हुआ कपूर साहब, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। कपूर हकलाते हुए बोला, ना नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। सुमन बोली, तो मेरे छूने से आपकी रंगत क्यों बदल गई। कहते हुए सुमन ने अपनी उंगली कपूर साहब की छाती पर रख दी। उसके लंबे नेल्स कठोर मांस में धंस गए। कपूर बोला, नहीं तो मेरी रंगत क्यों बदलेगी भला। नहीं। सुमन ने एक स्माइल दी और धीरे दो अपनी उंगली को नीचे ले जाने लगी। कपूर ने भी नहीं रोका, वो भी देखना चाहता था कि आखिर ये चाहती क्या है। सुमन की वो लंबी उंगली चलती चलती एक बार फिर से नीचे तक पहुंच गई और उसके चेहरे पर फिर से पसीना चमक उठा। सुमन बोली, ये देखो, एक बार फिर से आपकी रंगत बदलने लगी है। कपूर अब समझ चुका था कि उसने जो भी किया सब जानबूझकर किया। अब इतना बेवकूफ तो वो भी नहीं था। उसे बस अभी तक अपने दोस्त शशांक का डर था, लेकिन इस वक्त तो वो भी यहाँ नहीं था, इसलिए वो भी थोड़ा निश्चिंत हो गया और बोला, अब तुम ऐसी जगह वार करोगी तो चेहरे की रंगत तो बदलेगी ही ना। सबके सामने ऐसा करके आपने तो मुझे मुसीबत में ही डाल दिया था। सुमन ने कहा, कैसी मुसीबत। जवाब में कपूर साहब ने बड़ी ही बेशर्मी से सुमन का हाथ पकड़कर अपने वहाँ पर रख दिया और कहा, ये मुसीबत, इसे टच करके आपने मेरे सोए हुए अरमानों को खड़ा कर दिया। सुमन ने पकड़कर बुरी तरह निचोड़ डाला और बोली, जब आपके अरमान इतने खतरनाक है तो उन्हें दबा क्यों रखा है, निकल जाने दो। दोनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखा और अगले ही पल भूखे भेड़ियों की तरह एक दूसरे पर टूट पड़े। पारा ऊपर पहुंच चुका था और फटने के बाद जो हालत होती है वो हो रही थी दोनों की इस वक्त। सुमन को कपूर साहब शुरू से ही पसंद थे। गोरे चिट्टे पंजाबी बंदे थे वो। सोसाइटी में जब वो व्हाइट कलर की शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनकर बैडमिंटन खेलते थे तो उनके कसरती शरीर को देखकर वो अक्सर सोचा करती थी कि ऐसे एथलीट जैसी बॉडी के मालिक के नीचे आने में कितना मजा आएगा। लेकिन अभी वो अपनी प्लानिंग के तहत कुछ ज्यादा नहीं करना चाहती थी, सिर्फ उतना करना चाहती थी जिसके बाद कपूर साहब उसके हुस्न के गुलाम बन जाए और कुछ भी करने से ना घबराए। सुमन बोली, इतनी भी क्या जल्दी है कपूर साहब, अभी तो पूरी रात पड़ी है और ये जगह सही भी नहीं है इस काम के लिए। कपूर हकलाते हुए बोला, पर बाहर तो सब लोग होंगे, उनके सामने कैसे। शशांक भी होगा और मेरी वाइफ भी। वो बेचारा असमंजस में था कि ये सब कैसे हो पाएगा। सुमन गरम अंदाज में बोली, तुम्हारी बीबी की तो तुम जानो, मेरा पति मुझे कुछ नहीं कहेगा। इनफैक्ट बाहर बैठा हर पति अब इन सब में टोका टाकी नहीं बल्कि मजा करते हैं। इतना कहकर सुमन ने कल रात वाली पूरी कहानी उसे सुना दी। कपूर को तो यकीन ही नहीं हुआ कि इतना कुछ हो गया। एक बार पहले भी शशांक ने उसे इस तरह के खेल में शामिल होने की बात कही थी, पर अपनी बीबी की वजह से वो उससे दूर ही रहा था। वो खुद तो करना चाहता था पर अपनी बीबी को वो अच्छी तरह से जानता था कि वो इसके लिए कभी नहीं मानेगी। अपने पति को किसी और के साथ करते देखकर वो तो उसका खून ही कर देगी। और वो खुद भी काफी पतिव्रता टाइप की औरत थी। शादी के बाद से आज तक उसने किसी और मर्द के बारे में ना तो बात की थी और ना ही उसे कोई और पसंद था। अपने पति में उसे पूरे जहान की खुशियां दिखाई देती थी।
उसे सोच में पड़ता देखकर सुमन बोली, तुम बस अपनी फिक्र करो, भाभी को मनाना मेरा काम है। ये सुनकर कपूर की आंखें चमक उठी। वो झट से बोल उठा, ठीक है फिर, अगर तुम उसके मुंह से इस बात की रजामंदी करवा दो तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोनों एक बार फिर एक गहरी स्मूच करके बाहर की तरफ चल दिए। इसी बीच कपूर साहब और सुमन के अंदर जाने के बाद शशांक ने इशारा करके सबा और डिम्पल को उनके शिकार की तरफ जाने को कहा और वो दोनों आंखों ही आंखों में इशारा करके अपनी सीट से उठी और गुप्ता जी की तरफ चल दी। गुप्ता जी के लिए शशांक ने उन दोनों को इसलिए कहा था क्योंकि दोनों एक से बढ़कर एक थी। एक साथ दो हुस्न परियों के जाल से बचना नामुमकिन ही था। सरदार जी और राहुल शशांक के पास जाकर बैठ गए और बातों में ऐसे मशगूल हो गए जैसे उन्हें उस कमरे में और क्या चल रहा है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। गुप्ता जी ने जब देखा कि सबा और डिम्पल उसके अगल बगल आकर बैठ गई है तो वो घबरा सा गया। दोनों उसके सपनों में ना जाने कितनी बार आकर खेल चुकी थी और आज वो उसके दोनों तरफ ऐसे बैठ गई थी जैसे अपनी हर उस सपने वाली पिटाई का बदला लेने आई हो। डिम्पल ने गुप्ता जी से कहा, क्या हुआ गुप्ता जी? काजल भाभी एकदम से कहाँ चली गई? वो बेचारे क्या बोलते। सबा बीच में बोल पड़ी, लगता है उन्हें हमारे कपड़े देखकर जेलीसी हो गई है, वही बदलने गई है ना गुप्ता जी? गुप्ता बेचारा परेशान सा उन दोनों परियों के बीच फंसा बैठा था। सबा को इस तरह से बातें करता देखकर उसे मजा तो आ रहा था पर साथ ही उनके पतियों का डर भी सता रहा था। डिम्पल बोली, पर तुम कैसे कह सकती हो कि हमारे कपड़े मस्त है? ये तो नॉर्मल से है, ऐसे तो मैं अक्सर घर पर पहना करती हूँ। वो दोनों एक दूसरे से ऐसे बातें कर रहे थे जैसे गुप्ता बीच में बैठा ही नहीं है और उनकी बातें सुनकर वो बेचारा बड़ी मुश्किल से खड़ा होने से रोक रहा था। गुप्ता जी को लगा कि शायद ये उन औरतों में से है जिसे घर तो खाने को भरपूर मिलता है पर फिर भी बाहर के खाने की भूख हमेशा रहती है, जैसे आजकल के मर्दों में होता है। गुप्ता ने देखा कि शशांक, राहुल और गुरपाल तो आपस में बातें करने में व्यस्त है। उसने तुरंत मौके का फायदा उठाते हुए डिम्पल के पैरों पर अपना हाथ रख दिया। गुप्ता जी ने एक नजर फिर से शशांक, राहुल और गुरपाल की तरफ देखा और इस बार वो सकपका सा गया। वो तीनों उसी को देख रहे थे। गुप्ता जी के दोनों हाथ उनकी बीबियों की जांघों पर थे। कमरे में एकदम सन्नाटा सा छा गया और तभी गुरपाल ने हंसते हुए कहा, ओए हैप्पी दिवाली गुप्ता जी, कर लो एंजॉय। और सभी लोग ठहाका लगाकर हंस दिए। गुप्ता ने देखा कि राहुल भी अपनी बीबी सबा को नहीं रोक रहा, यानी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा और उसकी इस खुशी को डिम्पल ने दुगना कर दिया। वो सांस लेने के लिए हटा और उसके पति की तरफ देखा। वो अपने में ही मस्त था, दारू पी रहा था, दोस्तों से बातें कर रहा था, जैसे उसे अपनी बीवी की इस हरकत से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। राहुल का भी यही हाल था। कपूर साहब और सुमन अभी तक अंदर ही थे। गुप्ता समझ गया कि ये इन सभी की चाल है। अपनी बीवियों से वो उनका शिकार कर रहे हैं। हो ना हो अंदर कपूर के साथ भी शायद सुमन यही सब कर रही होगी। डिम्पल और सब लगातार गुप्ता जी को बेसब्र किए जा रही थी। सबा ने कराहते हुए अपने आप को उनके चुंगल से छुड़वाया और दूर हो गई। गुप्ता जी डिम्पल की तरफ पलटे तो वो भी वहां से उठकर अपने पति के पास जा चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आया कि एकदम से इन दोनों को क्या हुआ। उसे अपने होठों का रस चखाकर अब दूर क्यों हो रही है। वो सोच ही रहा था कि अंदर से कपूर साहब और सुमन बाहर निकल आए। कपूर के लाल चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसके साथ भी वही हुआ है जो बाहर गुप्ता के साथ हो रहा था। कपूर साहब बाहर आकर गुप्ता के पास बैठ गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर एक साथ शशांक की तरफ। शशांक किसी गैंग लीडर की तरह अपनी जगह से उठा और बीच में आकर खड़ा हो गया और उसने वो सारी बातें उनके सामने कर दी जो कल से लेकर अब तक हुई थी और ये भी बताया कि वो और सुमन कब से इस बात के लिए ट्राई कर रहे थे कि उन्हें आपस में ऐसा क्लब बना लेना चाहिए जिसमें हर किसी को एक दूसरे के साथ मजे लेने की आजादी हो। राहुल और गुरपाल तो अपनी बीबियों के साथ इस ग्रुप का हिस्सा बन ही चुके थे। सब बातें सुनने के बाद और इस खेल में मिलने वाले अनगिनत मजे में सोचकर गुप्ता जी और कपूर साहब ने हाँ कर दी। अब बस उनकी बीबियों की रजामंदी लेने की देर थी और वो ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। शशांक ने सभी को समझा दिया कि उसके लिए क्या करना है और तभी बाहर की बेल बज गई।
सुमन दरवाजा खोलने चल दी और सभी ने अपनी पोजीशन ले ली। सुमन ने जब दरवाजा खोला तो उसे एक झटका सा लगा। जो अभी कुछ देर पहले तक भारतीय लिबास में लिपट कर बैठी थी, वही अब भड़कीले कपड़े पहनकर बाजारों औरतों से कम नहीं लग रही थी। पर जो भी लग रही थी, कमाल की लग रही थी। और आज की रात के लिए तो ऐसे ही कपड़ों की जरूरत थी। काजल ने बहुत ही खूबसूरत पार्टी स्टाइल इवनिंग गाउन पहना हुआ था। वो आकर कुर्सी पर बैठ गई और मिसेस कपूर यानी नीरू ने तो और भी ज्यादा कयामत ढाई हुई थी। वो तो ऐसी छोटी सी फ्रॉक टाइप की ड्रेस पहन कर आई थी जैसे वो अभी भी स्कूल में जाने वाली बच्ची हो। कपूर साहब उसे देखकर खुद भी चौंक गए थे, क्योंकि ये उसकी नाइट ड्रेस थी जो वो अक्सर रात को ही पहना करती थी। सुमन ने उन्हें ड्रिंक्स दी और इस बार वोडका कुछ ज्यादा ही डाल दिया सभी के ग्लासेस में, क्योंकि वो चाहती थी कि अब जो खेल शुरू हो उसमें किसी को भी सोचने और समझने का मौका ना मिले। सभी मर्दों ने भी अपनी ड्रिंक्स ले ली और शशांक ने अपनी ताश की गड्डी निकाल ली। सभी लेडीज अपने अपने हस्बैंड्स के साथ आकर बैठ गई, क्योंकि आज वो अलग बैठकर या खेलकर इस फाइनल खेल का मजा नहीं खोना चाहती थी। सबा, डिम्पल और सुमन के चेहरे पर तो रहस्यमयी मुस्कान थी और नीरू व काजल के चेहरे पर थोड़ी गुरूर वाली स्माइल, क्योंकि वो दोनों जानती थी कि इस वक्त वो दोनों ज्यादा मस्त लग रही है। इस बात से अनजान कि दूसरे लोग किस बात की वजह से उनके जिस्मों को देख रहे हैं। खेल शुरू हुआ। शशांक ने कहा कि ये नॉर्मल गेम है, कोई वेरिएशन नहीं है और गेम में चाल नहीं चली जाएगी। जो पत्ते मिलेंगे उसी में फैसला कर दिया जाएगा। काजल और नीरू के अलावा सभी जानते थे कि इस खेल में क्या होने वाला है। शशांक ने सभी को पत्ते बांटे। सबसे पहले गुरपाल सिंह की बारी थी, इसलिए वो बोला, मेरी तरफ से डिम्पल के होठों की 2 किस दांव पर। उसके ये कहने की देर थी कि काजल और नीरू अपनी जगह से लगभग ही उछल पड़ी। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि सिंह साहब ने ऐसा कुछ कहा है। वो दोनों हैरानी से कभी सिंह साहब को और कभी अपने अपने पतियों को देखने लगी, जैसे पूछना चाहती हो कि ये हो क्या रहा है। तब तक राहुल का नंबर आ गया। उसने चाल चलते हुए कहा, मेरी तरफ से भी सबा के होठों की 2 किस्सेस दांव पर। अब तो जैसे हद हो गई। मिसेस कपूर यानी नीरू अपनी सीट से उठ खड़ी हुई और बोल पड़ी, ये हो क्या रहा है? ये कैसा खेल है? अभी तक जिस तरह से खेल खेलते आए हैं वैसे क्यों नहीं खेल रहे? कपूर ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया और धीरे से कहा, डार्लिंग, क्यों माहौल खराब कर रही हो? पहले देख तो लो कि क्या होने वाला है। बेचारी अपने पति की बात सुनकर कुनमुनाती हुई सी चुप होकर बैठ गई। दूसरी तरफ काजल के मन में गुदगुदी शुरू हो चुकी थी, शायद ये जानकर कि ये कैसा खेल खेला जा रहा है। उसे अपने कॉलेज टाइम की बातें याद आ गई। अगला नंबर उसके पति का ही था। गुप्ता जी ने काजल की तरफ देखा, वो मुस्कुरा दी और ये देखकर उन्हें थोड़ी हिम्मत मिली। उन्होंने कहा, मेरी तरफ से भी 2 किस्सेस दांव पर काजल की। गुरपाल मजाकिया लहजे में बोल पड़ा, ओए पाजी, ये तो बता दो कि कौन से लिप्स की, ऊपर वाले या नीचे वाले? हाँ हाँ हाँ। उसकी ये बात सुनकर काजल तो शर्म के मारे कांप सी गई। नीरू का भी यही हाल था, पर दूसरे सभी लोग ठहाका लगाकर हंस रहे थे। सुमन बोली, गुरपाल जी, आपने भी तो नहीं बताया कि कौन से लिप्स की किस कारवाओगे आप डिम्पल भाभी के। गुरपाल ने कहा, ए लो जी, जब बोल दिया है तो इसमें बताने वाली क्या बात है? जोन से लिप्स पसंद हो उन पर कर लेना। हाँ हाँ। नीरू ने देखा कि अपने पति की इस बात पर डिम्पल भी सिर हिलाकर अपनी सहमति जता रही है और खुलकर हंस भी रही है, और उस हंसी में तो अब काजल भी शामिल हो चुकी थी, यानी उसके अलावा सभी इस खेल का हिस्सा बन चुके थे। वो बीच में इस तरह का इतराज जताती हुई बुरी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो भी अपने चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल लाई और उस खेल में उन सभी का साथ देने लगी। अगला नंबर उसके पति का ही था। कपूर साहब ने होले से कहा, जी, मेरी तरफ से भी 2 किस दांव पर। नीरू के होठों की। वो कुछ न बोली, बस चुपचाप बैठी रही। ये देखकर कपूर भी खुश हो गया। अब शशांक की बारी थी। उसने जो दांव पर लगाया उसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। वो बोला, मेरी तरफ से अब आम चूसने का मौका दांव पर। सभी मर्दों के मुंह से लार निकलने लगी, खासकर कपूर और गुप्ता के। अब शशांक उठ खड़ा हुआ और बोला, खेल का अगला नियम मैं बताता हूँ। सभी अपने 2 पत्ते खोलेंगे। जिसके पत्ते सबसे छोटे हुए उससे शुरुआत की जाएगी। उसने जो भी दांव पर लगाया था
उसका बाकी के सभी लोग मजा लेंगे एक एक करके, और उसके बाद उससे नेक्स्ट जिसके पत्ते बड़े थे उसका नंबर आएगा। ऐसे ही ये आखिरी तक चलेगा, यानी जिसके सबसे बड़े पत्ते होंगे उसका नंबर सबसे लास्ट में आएगा। कहने का मतलब ये था कि इस खेल में किसी की भी हार या जीत नहीं होगी, हर कोई इस खेल में हारेगा और हर कोई इस खेल में जीतेगा। सभी शशांक की ये बात सुनकर काफी खुश हुए, पर नीरू के मन में अभी तक भय बना हुआ था। वो सोच रही थी कि कैसे वो किसी और को किस कर पाएगी, या कैसे अपने पति को किसी और के चूसते देख सकेगी। पर महफिल का माहौल ही ऐसा बन चुका था कि कुछ कहने या करने का सवाल ही नहीं उठता था। सुमन ने जब उसे इस तरह से सोचते हुए देखा तो एक ग्लास वोडका और उसके हाथ में थमा दिया, जिसे वो एक ही झटके में गटक गई। खैर, सबने अपने पत्ते एक साथ टेबल पर सीधे कर दिए। गुरपाल के पास कलर आया था 2, 4, 9 के साथ। राहुल के पास बहुत घटिया पत्ते आए थे 3, 7, 10। गुप्ताजी के पास 4 का पेयर आया था। कपूर साहब के पास सीक्वेंस आई थी और वो भी 1, 2, 3 की। शशांक के पास 2, 9 और बादशाह आया था, यानी सबसे छोटे पत्ते राहुल के ही थे। शुरुआत उसी से होनी थी। शशांक और सुमन का दिल भी इस वक्त जोरों से धड़क रहा था। वो दोनों जानते थे कि खेल का ये पड़ाव बहुत अहम है। इस वक्त अगर कोई पीछे हट गया तो उन दोनों की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, और अगर ये पड़ाव पार हो गया तो सभी के दिल से झिझक दूर हो जाएगी और अगली बार सब बढ़ चढ़कर इस खेल में हिस्सा लेंगे। पहला नंबर सबा का था और दांव के मुताबिक सबा को 2 किसेस सभी को देनी थी। सबा अपनी सीट से उठी और मटकती हुई बीच में आकर खड़ी हो गई। दोस्तों, आज कहानी को यही रोक रही हूँ। कल कहानी का अगला और अंतिम भाग लेकर आऊंगी, फिर नई कहानी शुरू करेंगे। प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।